सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेहाशीष। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वाराणसी नामक जो चैप्टर है उसका अनुवाद और व्याकरणात्मक प्रश्न है उसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। क है अगणित पर्यटक दूर देशों से वाराणसी आते हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः वाराणसी नगरीं आगच्छन्ति। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः वाराणसी नगरीं आगच्छन्ति। ख है वे यहाँ निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। इसका अनुवाद हो जाएगा ते अत्र निःशुल्क विद्यां गृह्णन्ति ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ते अत्र निःशुल्क विद्यां गृह्णन्ति। अगला ग यह नगरी विविध कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको लिखेंगे इदम नगरी विविधानां कलानां कृते प्रसिद्धा अस्ति। इदम नगरी विविधानां कलानां कृते प्रसिद्धा अस्ति। अगला घ वाराणसी की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। तो ये हो जाएगा वाराणस्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रसिद्धाः। वाराणस्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रसिद्धाः। अंग वाराणसी में मरना मंगलमय होता है। तो इसका अनुवाद होगा वाराणस्यां मरणं मंगलम भवति। वाराणस्यां
मरणम मंगलम भवति। अब आइए व्याकरणात्मक प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कारक सहित विभक्ति बताइए। तो इसमें कारक सहित विभक्ति, विभक्ति बताना है और कारक बताना है, कारण इसका बताना है। तो इसको पहले आप जानिए कि जो विभक्तियां होती हैं वह सब कारक होते हैं और कारक के चिन्ह के आधार पर विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये जो विभक्तियां हैं ना, ये कारक है ना, यही विभक्तियां प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ये होती हैं। तो अब ये है देशेभ्य। देशेभ्य कौन सी विभक्ति होगी? तो देशेभ्य जो है यह चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का बहुवचन होता है। चतुर्थी भी होता है और पंचमी भी होता है। लेकिन यहाँ जो है जो अर्थ बताता है उसके आधार पर हम इन विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इस शब्द में, देशेभ्य शब्द में, ये इसका पहले अर्थ लेंगे कि अर्थ क्या कह रहा है। तो देशेभ्य का मतलब होता है देशों से, यानी सुदूरेभ्य देशेभ्य, मतलब सुदूर देशों से या दूर के देशों से। तो यहाँ होता है देशों से। तो से का जो चिन्ह होता है ये अलग होने के लिए जो होता है। तो अगर आप कारक को जानते होंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये अपादान कारक होता है। ठीक है ना, अपादान कारक होता है। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान 5वें नंबर पर हो रहा है, इसलिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो से अलग होने के अर्थ में लेने के कारण ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यही उसका कारण होगा। आगे देखते हैं। अध्ययनाय माने होता है अध्ययन के लिए। तो ये हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, ये हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। क्यों चतुर्थी विभक्ति होगा? इसका कारण क्या है? तो अध्ययन के लिए, तो को या के लिए का जो चिन्ह होता है यह चतुर्थी विभक्ति। यानी कि अगर हम कारक की बात करें तो आपका ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान चौथे नंबर का संप्रदान कारक हो रहा है। तो संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक का चिन्ह को या के लिए होता है। तो इसलिए जो है कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया, क्योंकि चिन्ह के हिसाब से विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ के लिए का प्रयोग होने का चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। स्वीयान, स्वीयान माने होता है अपना। क्या होता है? अपना। और अपना का जो चिन्ह होता है ना, नी, ने, यरा, री, रे होता है। तो ये होता है संबंध कारक। और संबंध कारक को हम विभक्ति के रूप में षष्ठी विभक्ति के रूप में लिखते हैं। तो षष्ठी विभक्ति के कारण चूंकि इसका सुयान बनता अपना, तो ना का चिन्ह आ रहा है, माने अपना, अपनी, अपने, ये शब्द जो है कि ये षष्ठी विभक्ति के होते हैं, यानी संबंध कारक के होते हैं। इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गंगाया माने गंगा के। तो यहाँ भी षष्ठी विभक्ति होगा, क्योंकि इसका चिन्ह जो होता है, अगर कारक की बात करें तो ये संबंध कारक होगा। और चिन्ह क्या होता है? का, की, के, या, रा, री, रे, या ना, नी, ने, ऐसे होता है। तो गंगा के किनारे यहाँ के का चिन्ह आ रहा है, इस कारण से षष्ठी विभक्ति होगा। कूले, कूले माने होता है किनारे पर। ठीक है ना, तो यहाँ में और पर का जो चिन्ह होता है यह अधिकरण कारक में होता है। अधिकरण कारक में या पर, तो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होता है। तो यह कौन सी विभक्ति हो जाएगी? ये आपकी विभक्ति हो जाएगी सप्तमी। और कारण क्या होगा? इसमें पर का प्रयोग किया गया है।
यानी पर का प्रयोग किए बने कूल पर यानी गंगा के किनारे, कूले माने किनारे पर। तो यहाँ पर का चिन्ह होने के कारण ये सप्तमी विभक्ति होगा। तो ये तो मैं डिटेल बताया बेटा, लेकिन आप लोग समझिए कि अगर परीक्षा में आपको टू दी पॉइंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो देशेभ्य आप लिखेंगे पंचमी विभक्ति और कारण में लिख देंगे से अलग होने के कारण, अलग होने के कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। ठीक, उसी तरह से अध्ययनाय में अध्ययन के लिए यानी के लिए का प्रयोग के कारण, फिर स्वीयान अपना, तो ना के प्रयोग के कारण ऐसे लिखेंगे। फिर गंगायाः माने के प्रयोग के कारण, कूले पर के प्रयोग के कारण, ऐसे इसको लिख देंगे तो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए दूसरा, संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नियम लिखिए। मैं आपको संधि का नाम भी बता दूंगा। तो अत्रागत्य होगा अत्र धन आगत्य, ये आपका हो जाएगा संधि विच्छेद। इसका नियम देख लीजिए, अत्र से अ, आगत्य से आ, और ये दोनों मिलकर के हो जाएगा आ, यानी अ धन आ बराबर आ। ये अगर संधि की बात करेंगे तो दीर्घ स्वर संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि। अत्र धन आगत्य नियम हो जाएगा अ धन आ बराबर आ, दीर्घ स्वर संधि। हालांकि दीर्घ स्वर संधि इसमें नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं। वलयाकृत, वलयाकृति तो हो जाएगा वलय धन आकृति, इसका भी चिन्ह नियम अ और आ बराबर आ होगा, और संधि वही होगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। वलय धन आकृति ही यहाँ विसर्ग होगा, अ धन आ बराबर आ, दीर्घ स्वर संधि। वागधारा का संधि विच्छेद होगा, वाक को हलंत कर देंगे, धन धारा, नियम हो जाएगा क धन ध बराबर ग, ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। वाक धन धारा बराबर क धन ध, ये नियम हो जाएगा क धन ध बराबर ग हमको मिल रहा है, और यह व्यंजन संधि हो जाएगा। तो आशा है कि आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। और मैं भले वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है एक सामान्य समय के हिसाब से, या किसी चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको बोरिंग लग रहा हो। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको एक दो बार एक ही साथ वीडियो में आपको समझा दूं, ताकि दोबारा आपको वीडियो सुनने की ज़रूरत न पड़े, और डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आप इसको मैनेज करके समय का देखेंगे और इसको कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अब तक आप लोग देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।